हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे एचटेट का दिसंबर का पेपर 2017 का। इससे पहले देखो हम 18 का 2018 का और 2019 का कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 91। फर्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस फॉर अप्लाइंग फॉर 2000 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए कंपनी इशू कर रही है? 2000 शेयर्स इशू कर रही है। रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 3000। एप्लीकेशन कितने की आई? 3000 की आई, ठीक है। और द एप्लीकेंट यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। देखो इशू तो की है 2000 और एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, इट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया यहाँ पे। द एप्लीकेंट फॉर 2400 शेयर्स वर अलॉटेड, ठीक है। 2400 वालों को हमने शेयर अलॉट कर दिए, देखो शेयर दे दिए ऑन प्रो राटा बेसिस पे। देखो हम इससे ज्यादा तो इशू कर ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते ना। तो 24 वालों को हमने कितने दे दिए? 2000 दे दिए, ठीक है। बाकी 600 रह गए, टोटल 3000 आए थे ना, टोटल आए थे 3000। तो ये हमने मनी क्या कर दी होगी? रिफंड कर दी होगी। उसके बाद कह रहा है विवेक हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स। देखो यहाँ इस वर्ड पे ध्यान देना, अलॉटेड। विवेक को अलॉट हुए 40 शेयर्स, ठीक है। और हमने क्या पूछा हुआ है, उसने कितने शेयर्स के लिए विवेक ने अप्लाई किया। देखो जो भी चीज कैलकुलेट करनी हो ना, जो चीज पूछी है क्वेश्चन में, अप्लाइड पूछा है तो उसको रखो राइट साइड पे, ठीक है, उसको रखो राइट साइड पे। 2000 अलॉट हुए, उन्होंने अप्लाई किया था 2400। और जिनको 40 अलॉट हुए उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? उन्होंने अप्लाई किया होगा इंटू 40 कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 48 शेयर्स, ठीक है। कितने शेयर्स हैं? 48 शेयर्स। वैसे भी देखो यहाँ पे 40 अलॉट हुए हैं, तो यहाँ उन्होंने ज्यादा के लिए अप्लाई किया था तो उनको कम अलॉट हुए, तो 40 से ज्यादा ही आंसर होगा। ये तो आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। इन तीनों में से ही आएगा कोई आंसर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो तुम। नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे जो आपको इजी लगता है पहले वो आप मैच कर लीजिए। देखो मुझे सबसे इजी लगता है हेक्सा-रोलिंग थ्योरम, ठीक है। ये इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको मैंने कर दिया मैच। सी में वन, देखो सी में वन। अच्छा ये थर्ड तो नहीं आएगा, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चलो करते हैं फिर। कैरोल मॉडल, जो ये कैरोल का मॉडल है ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कैरोल ने पिरामिड दी थी, पिरामिड जिसमें उसने 4 बताए थे। पिरामिड में ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब देखो अब मैच कर रहा है। ए में 4, ए में 4 कहाँ है? देखो अब मैच कर गया, ठीक है। तो आपको पेपर में इससे याद करने की जरूरत नहीं है, आपका मैच आंसर हो गया तो आप इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे हेग रूल क्या होता है। हेग रूल है टैक्सेशन से रिलेटेड, ठीक है। हेग रूल टैक्सेशन से रिलेटेड है। और नट विक्सल थ्योरी क्या है? इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट रेट से। देखो एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप चेक कर लीजिए। देखो कैरोल का पिरामिड है जो इकोनॉमिक्स मीन फर्स्ट बिजनेस का मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, ताकि उसके शेयर होल्डर सेटिस्फाइड हो सके। फिर लीगल, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन लॉज है सारे फॉलो करने चाहिए। एथिकल मीन्स बिजनेसमैन को पता होना चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर है फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक मीन्स ह्यूमन काइंड, मानवता से रिलेटेड, यानी कि कस्टमर को चीट नहीं करे, कस्टमर को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दे और रिजनेबल प्राइस पर दे, ठीक है। हेग रूल किससे रिलेटेड है? जस्ट इतना सफिशियंट है आपके लिए, टैक्सेशन से। और नट विक्सल का किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए माइनर टेक्स अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बी। माइनर मींस लेस देन 18 है, उसने किससे लोन लिया? बी से लोन लिया 10,000 का, ठीक है। फिर क्या हो गया? वो अटेनिंग मेच्योरिटी, फिर वो 18 ईयर्स का हो गया, तो उसने एक और फर्दर लोन, एक और लोन के लिए अप्लाई किया 10,000 के लिए, ठीक है। तो बी ने क्या कहा? बी ने कहा कि आप क्या करो, एक कंबाइंड प्रोमिजरी नोट दे दो मुझे 20,000 का, ठीक है। दोनों लोन्स के लिए एक मुझे प्रोमिजरी नोट दे दो। तो इसमें क्या होगा, अब वो पहले लेस देन 18 था, अब 18 का हो गया और उसने एक और नया लोन भी दिया, तो ये बनेगा न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस लॉ का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को कहते हैं आईडीए, ठीक है। आईडीए, आईडीए में क्या है? इसमें क्या है? इसका मेन जो मोटिव है, आईडीए का मेन मोटिव है जो पुअर कंट्रीज होती हैं उनकी हेल्प करना। असिस्ट द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर नेशन बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर, फर्स्ट ही आ जाएगा, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। सॉफ्ट लोन विंडो किसे, वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कौन सी है? आईडीए। इसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो। सॉफ्ट लोन विंडो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंसेशनल,
कम इंटरेस्ट पे लोन देती है पुअर कंट्रीज को, ठीक है। इसके बारे में और भी है, देखिए जो आईडीए ये क्या करती है, आईडीए पुअर डेवलपिंग नेशंस को लोन देती है, ठीक है। वो पुअरेस्ट जो होती है डेवलपिंग कंट्रीज जो भी डेवलप कर रही होती है, ठीक है, उनको लोन देगी ये जो पुअर हो। और फाउंडेड मीन्स कब, ये 1960 में आया, हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, मेंबर कंट्री 173 है, पर्पज क्या है, डेवलपमेंट के लिए एड देगी किसको, ताकि पॉवर्टी कम हो सके, जो पुअर कंट्री है उनमें पॉवर्टी को कम किया जा सके, उनकी डेवलपमेंट हो, इसलिए ये लोन देती है। और इसको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सॉफ्ट लोन विंडो वाला, इसमें नहीं, HSC इसमें नहीं आया एचटेट में, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब आ सकता है। सॉफ्ट लोन विंडो क्या है, आईडीए, a theory of motivation that is concerned with the beneficial effect of intrinsic motivation and harmful effect of extrinsic motivation। से क्या कहते हैं, देखो कोग्निटिव थ्योरी आपने सीडीपी में पढ़ ली होगी। टू फैक्टर थ्योरी कौन सी है, जो हजबर्ग ने दी थी, टू फैक्टर बताई थी उसने, ठीक है। और अब हम इन दोनों में से आंसर है हमारा, ये किसमें बताया गया था, ये बताया गया था सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में, इंट्रिंसिक। इसको कहते हैं हम एसडीटी। एसडीटी में क्या है, टू टाइप के मोटिवेशन बताए थे, ये थ्योरी दी थी एडवर्ड ने और साथ में उनके थे रियान थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि टू टाइप का मोटिवेशन होता है, एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एक है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो आपके अंदर से आता है। देखो आप ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स आपका मन है कि आपको एस्टेट क्लियर करना है, ठीक है। जब आपके अंदर से आपको लग रहा है कि आपको एस्टेट क्लियर करना चाहिए, मैं करके रहूंगा या रहूंगी, तो वो हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन आपका तो कोई मन नहीं है, बट आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं, नहीं एस्टेट आपको क्लियर करना है, अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छी लड़की मिल जाएगी, मैरिज हो जाएगी भाई, कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स के व्यू पॉइंट है। तो वो हो जाता है मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। वो कौन सा मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब बाहर से पुश किया जाता है। जब अंदर से आ जाती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये देखिए, ये दी थी एडवर्ड ने और रियान ने दी थी, ठीक है। इसमें दो टाइप का मोटिवेशन बताया, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है, जब आपके अंदर से, कम्स फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से आ रहा है। और एक्सटर्नल, जब आप पे प्रेशर पड़ता है और फिर आप पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए या रिवॉर्ड के लिए वो काम करते हो, ठीक है। जब ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है तो उसके पीछे क्या होती है, ये इन्होंने कहा कि नीड होती है। अब नीड क्या होती है, देखो आपके अंदर से आवाज आ रही है कि आपको क्लियर करना है, हो सकता है आपको सैलरी मिलेगी, तो आप इससे आप क्या होगे, इंडिपेंडेंट बन जाओगे, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए भी क्लियर कर सकते हो कि हमारे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे कि हमारा क्लियर होगा, तो है या नहीं है। देखो कंपिटेंसी, फर्स्ट है कंपिटेंसी, आपको लगता है कि आप में इतनी स्किल है, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो, एस्टेट क्लियर कर सकते हो, इसलिए तो आपने फॉर्म फिल किया, आपको ऐसा लग ही रहा है कि हम कर सकते हैं, इसलिए फॉर्म फिल किया है। सेकंड है रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस में आप दूसरों की खुशी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। और ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी में क्या आ सकता है कि आप क्या करते हो, आपके पास सैलरी आएगी तो उससे आप क्या बन जाओगे, पैसों के मैटर में इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना। आपको अब किसी से पैसे लेने नहीं पड़ेंगे, अपना खर्चा आप खुद ही निकाल लोगे, तो इंडिपेंडेंट भी हो गए आप अपनी लाइफ में, ठीक है, पैसे के मैटर में, ठीक है। रिलेटेडनेस, कॉम्पिटेंसी, ये नीड होती है, जिसकी वजह से क्या है, जो ये नीड है मोटिवेट करती है। देखो वैसे जब ये थ्योरी आई थी ना मास्लो की, उसने भी तो क्या कहा था कि नीड क्या करती है, मोटिवेट करती है। तो जो उस बाकी थ्योरीज में ना, उसी के बेस पे काफी थ्योरी उस वही है कि नीड ही मोटिवेट करती है, बस सबने तरीका चेंज कर दिया, किसने क्या बताया और किसने क्या, ये भी यही कह रहा है कि नीड से हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और एक और थ्योरी थी जो ये भी सीडीपी में आपने पढ़ी होगी, ये एल्बर्ट बेंडूरा की ने दी थी, ठीक है। ये दे पढ़ लेना आप एक बार। उसके बाद अब नेशनल इनकम क्या होती है, देखो नेशनल की बात कर रहा है, इसमें तो ये ग्रोस डोमेस्टिक है, इसमें भी ग्रोस, ये तो होगा ही नहीं डोमेस्टिक वाला, नेशनल की बात कर रहा है। देखो दो तो सीधा ही रिजेक्ट हो गए, तो इन दोनों में नहीं भी आता तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए ना। देखो ये आएगा एनएनपी, नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर, इंटरवल एंड जीरो रीजन आर साइमल्टेनियसली पोजेस्ड बाय, देखो ये होते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। स्केल्स हैं ये, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ये स्टैट का क्वेश्चन है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट 4 होते हैं, नॉमिनल, और फिर आता है ऑर्डिनल, फिर आता है इंटरवल, और फिर आता है रेशो। ये ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं, पहले नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और फिर रेशो। देखो नॉमिनल का मतलब है कैटेगरी, नेम, कैटेगरी। इसमें क्या होता है, इसमें डाटा नहीं होगा, इसमें क्या होता है, ओनली कैटेगरी, बॉय, बॉयज, गर्ल्स, मेल, फीमेल, बस इसमें ऐसे कैटेगरी होती है, डाटा नहीं होता इसमें, हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्टैट में तो डाटा चाहिए होता है ना, कंक्लूजन निकालने के लिए, इसमें कोई डाटा नहीं होता।
ये देखो मैंने किया भी हुआ है, आपको यहाँ से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले किसने दिया था, स्टैनली स्मिथ ने दिया था। ये क्या है, स्केल ऑफ मेजरमेंट है, 4 है इसमें ये स्केल्स। नॉमिनल में क्या है, कैटेगरी बताता है जो, ठीक है, और इसमें हम ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऑर्डिनल में क्या है, ऑर्डर बताएगा, जो क्या बताएगा, एक देखो नाम से, देखो ऑर्डिनल है ना, नाम से याद रह जाएगा, क्या बताएगा, जो ऑर्डर बताता है, ठीक है। ऑर्डर कैसे, जैसे रिच कंट्री कौन सी है, रिच से पुअर की कंट्री की रैंकिंग बना दी हमने। जैसे क्लासरूम में कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड आ रहा है, एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद है इंटरवल। इंटरवल में क्या होता है, जो ऑर्डर में क्वालिटीज होती है ना, वो तो इसमें होती हैं, बट इससे हम मीनिंगफुल डिसीजन नहीं ले सकते, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। देखो क्लास में फर्स्ट आया, हो सकता है वो फर्स्ट आया उसके मार्क्स 60% हो, क्योंकि और क्लास में बच्चे इंटेलिजेंट है ही नहीं, हाईएस्ट ही उसी की है, ठीक है। जबकि एक और स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है, इस एक स्कूल ये है, एक स्कूल और है, वहां भी एक बच्चा फर्स्ट आया है, हो सकता है उसके 80% मार्क्स आए हो, स्कूल में बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, स्कूल में बच्चे कम इंटेलिजेंट हो। तो इससे हम मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इसमें जो इतना डाटा मिलता है हमें, ठीक है। ऑर्डर दे दिया हमने, पता लग गया हमें, बट इसमें मीनिंगफुल डिसीजन, मीनिंगफुल कंक्लूजन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, कैसे मिलती है, जो इंटरवल स्केल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेम्परेचर इसका। देखो मैंने आपको कहा आज सपोज 12 डिग्री टेम्परेचर है, मैंने कहा कि कल, ठीक है, कल कितना टेम्परेचर होने वाला है, मैंने कहा कल 2 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, पता लग गया इससे कि कल ठंड ज्यादा है, कल ठंड बढ़ने वाली है, ठीक है। अब रेशो स्केल में क्या होता है, रेशो स्केल में इन सब की क्वालिटीज तो होंगी होंगी, प्लस में इसमें एक एडिशनल होती है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो है ही है इसमें, इसमें क्या है, जीरो हम नहीं लेते, और इसमें जीरो मीनिंगफुल होता है, इसमें जीरो को कंसिडर हम करते हैं, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ऑर्डर इंटरवल देखो, ऑर्डर की क्वालिटी भी है, इंटरवल की भी, किसमें है क्वालिटी, लास्ट में रेशो है ना, तो इसमें सारी क्वालिटीज इसमें है रेशो में। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू, देखो स्कीमिंग क्या होती है, जो पर्सन फ्रॉड करते हैं ना, तो वो एक स्कीमर, एक डिवाइस होता है, वो स्कीमर डिवाइस को क्या करते हैं, जैसे ये पेट्रोल पंप पे या एटीएम मशीन्स पे, जहाँ जो कार्ड स्वाइप करते हो ना, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो वहां लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, फ्रॉड करने वाले पर्सन तक पहुंच जाती है, जो वो इसको मिस यूज करते हैं फिर, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर, ठीक है। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग क्या होता है मैंने बता दिया, और यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, ठीक है। तब अब इसका कमेंट करना मेरे को आंसर। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, शेयर कैपिटल लेते हैं हम, प्लस में रिजर्व लेते हैं, प्लस में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं, ठीक है। ये चीजें आती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। ये फर्स्ट ही आंसर आ गया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, ये तीनों लेते हैं। नेक्स्ट है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन, चाहे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है चाहे मोनोपोली है, सब में ये इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है एम आर इज इक्वल टू एम सी, एंड सेकेंड कंडीशन है एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है। ये 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जब इक्विलिब्रियम होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या दे रखी है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक, मार्केट को सब डिवाइड करना ही क्या होता है, सेगमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन। विच वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में नोट भी दे देते हैं, वो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, जब भी देखो एग्जाम में बैठो ना, तो ये नोट वाला चीज, नोट है या नहीं है, ये चीज जरूर देखना, ठीक है। अपना हमने 1 मार्क्स भी नहीं कटवाना, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का नहीं, हेनरी फ्योल का है, नोट नहीं दे रखा यहाँ पे, है कौन सा प्रिंसिपल है, देखो डिवीजन ऑफ वर्क, प्लानिंग, मोटिवेशन, कंट्रोल, कौन सा है, डिवीजन ऑफ वर्क। कितने प्रिंसिपल दिए हेनरी फ्योल ने, हेनरी फ्योल ने दिए 14 प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स मैंने नाम लिख दिए हैं सबके, अगर आप कहोगे किसी को प्रॉब्लम है इसमें, तो इससे रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगी मैं, कमेंट बॉक्स में बता देना। इन द मैनेजमेंट ग्रिड डेवलप्ड बाय ब्लेक एंड माउंटेन, ए मैनेजर हु हैज हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन, देखो कंसिडरेशन हाई है प्रोडक्शन के लिए, बट लिटिल कंसर्न फॉर पीपल। इसकी ग्रेड करवाती हूँ, देखो मैंने ये पहले भी करवाई थी आपको कल, देखो ये तो 11 की टेबल होगी, 11, 55 और फिर 99, 11 की टेबल, ये आपको लर्न रह जाएगी, ठीक है। इसमें जो बात, सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, वो ये जो फर्स्ट डिजिट है ना, फर्स्ट डिजिट हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और जो सेकंड डिजिट है, इसमें जो ये सेकंड डिजिट है, वो हम यूज कर रहे हैं पीपल के लिए,
ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए और सेकंड पीपल के लिए। अगर हम हाई की बात करेंगे तो इसमें देखो 3 ही डिजिट है, 1, 5 और 9, ठीक है। तो हाई की बात करेंगे तो हाई वालों को कितना नंबर मिलेगा, 9। लो की बात करेंगे, लो क्या है, सबसे लोएस्ट डिजिट कौन सा है, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 और 1, यानी कि हम ना तो पीपल पे इतना फोकस कर रहे हैं, उन पे भी ध्यान नहीं दे रहे और प्रोडक्शन भी लो है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा इस सिचुएशन को। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 9। 9 किसके लिए यूजर है, फर्स्ट प्रोडक्शन तो अच्छा हो रहा है यहाँ पे, बट पीपल के लिए क्या है, बिल्कुल लो कंसर्न। देखो यहाँ पीपल, इस यहाँ पे आओ, पीपल के लिए क्या है, लो कंसर्न है। तो पीपल के लिए लो कंसर्न है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है कि लीडर अपनी ही चला रहा है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक है, लीडर प्रोडक्शन तो पूरा ले रहा है बट पीपल पे ध्यान नहीं दे रहा, ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। इस स्टाइल को जो है जो वो होते हैं, वर्कर्स हैं, जो इम्प्लॉइज हैं, वो इस स्टाइल को अच्छा नहीं मानते, ठीक है। इसमें दोनों ही 9 9 है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा हो गया, पीपल पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है और आगे प्रोडक्शन भी 9 है, प्रोडक्शन भी अच्छा है और पीपल भी अच्छा है, तो ये सबसे बेस्ट हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, देखो अब आपको ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना तो ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं है। देखो हाई कंसिडरेशन, हाई कंसिडरेशन मीन्स 9, लिटिल कंसर्न, लिटिल मीन्स 1, 9 1, ये देखो हुआ क्वेश्चन अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेज रेट है ₹30 पर हार है, स्टैंडर्ड टाइम है 6 आवर, एक्चुअल टाइम टेकन कितना है 4 आवर्स, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ बोनस एंड टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस अंडर, देखो एचआरएम का कंपनसेशन का क्वेश्चन ले लिया, ये रोमन प्लान, इसका एक फॉर्मूला है और हमने ये सारे क्या जो दे रखे हैं हमें डाटा फॉर्मूले में यूज करना है। इजी क्वेश्चन है बट फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार डाटा देख लो, 30 है पर हार, 30 रेट, 30 6 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल लिया उसने 4 आवर्स। चलो रेट कितना है मैं लिख देती हूँ, रेट था हमारे पास 30, स्टैंडर्ड टाइम था हमारे पास जो हमने अलाउड किया 6 और एक्चुअल था 4। मैंने आपको कहा अपने 11th की क्या करनी है, 11th की अपने बिजनेस स्टडी के 5 चैप्टर्स रीड करने हैं आपने, ठीक है। मैंने कहा आप 6 घंटे लीजिए, 6 आवर लीजिए और रीड कर दीजिए। आपने क्या किया, सब इंटेलिजेंट हो भाई, 4 घंटे में ही 4 आवर्स में ही क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिए, ठीक है। मैंने आपको कहा 6 आवर्स लेना कंप्लीट करना, लेकिन आपने क्या किया 4 आवर्स में, देखो कितने इंटेलिजेंट, ठीक है। तो टाइम सेव आपने कितना किया यहाँ पे, 2 घंटे बचा लिया आपने। टाइम टेकन लिया कितना, 4 घंटे। रेट कितनी है यहाँ पे 30, टाइम अलाउड 6, ये कट जाएगा 5 पे, 5 4 जा 20, 40 आ गया, ठीक है। बोनस क्या आ गया 40। अब अर्निंग देखो, टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है 4 इंटू रेट 30 प्लस में बोनस कितना आया 40, तो ये कितना हो गया 120 40 160 आ गया आंसर, ठीक है। आंसर क्या है हमारा 160, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए बस। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 160। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फोर्स इन द पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल में कौन सी फोर्स नहीं है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए पोर्टर का जो ये 5 फोर्सेस होती कौन कौन सी है, ठीक है। ये देखो, इंडस्ट्री राइवलरी है, बार्गेनिंग पावर है, सप्लायर की, बायर है, न्यू एंट्रेंट्स है और सेट ऑफ सब्सिट्यूट है। जो ये मॉडल है ये पोर्टर ने दिया, ठीक है। पोर्टर ने कहा कि 5 जो ये फोर्सेस हैं आपको इनको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, जिससे क्या हो, आप पता चल जाएगा आपको आपके बिजनेस की वीकनेस और स्ट्रेंथ का। कैसे देखो, अगर आपके सप्लायर्स, देखो आपके पास सप्लायर के ज्यादा ऑप्शन नहीं है, एक या दो सप्लायर है आपके पास, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, आपके सप्लायर की यहाँ पे पावर, बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो सकती है, वो जिस रेट पे रॉ मटेरियल देंगे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है और सप्लायर है ही नहीं। ऐसे ही अगर बायर है, बायर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, उनको आपसे परचेज करना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा रेट पे भी देंगे तो बायर्स को लेना पड़ेगा। तो इन सब की बार्गेनिंग पावर का हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो, कल या परसों इसकी वीडियो डाल दूंगी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कौन सा नहीं है, बायर है, सप्लायर है, इंडस्ट्रियल है, क्या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट नहीं है ना, ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंपनी है फिक्स एक्सपेंसिव 90,000, सेल्स है 3 लाख, प्रॉफिट कितना है 60,000 का, हमने क्या निकालनी है एमओएस। देखो जो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है ना और ये मोटिवेशन, लीडरशिप, इनके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो इनको हमें अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं सेपरेट करवाऊंगी आपको, इसका ये पूरा मैं आपको अलग से करवाऊंगी, अभी के लिए आप देखिए
इसके 3-4 जो भी फॉर्मूले हैं वो सब करके जाने पड़ेंगे। क्यों? एक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। क्यों? हो सकता है डाटा में ऐसा डाटा दे दे उस फॉर्मूले का यूज ही ना हो। ठीक है, तो अब देखो हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे हम? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो, प्रॉफिट कितना गिवन है? 60,000, बट पीवी रेशियो नहीं गिवन। तो हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें सेल्स तो गिवन है, पीवी रेशियो निकलेगी। पीवी रेशियो कैसे निकलती है? देखो, पीवी रेशियो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, और आप क्या कह सकते हो? सी ओवर एस इंटू 100। इससे हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सी भी हमारे पास गिवन नहीं है, चलो हम करेंगे। देखो इसका परफॉर्मा होता है, सबसे पहले लेते हैं सेल्स, उसमें से क्या लेस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होगी तो हमारे पास क्या आता है? सी मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम क्या लेस करते हैं? एफ, फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास क्या रहता है? आता है प्रॉफिट आता है। ठीक है, सी माइनस एफ इज इक्वल टू पी। देखो हमें पी तो गिवन है, कितना गिवन है? 60,000। एफ भी गिवन है, कितना? 90,000। देखो, अब C माइनस एफ इज इक्वल टू पी। अगर मुझे C निकालना है तो मैं क्या करूंगी? P, F माइनस का इधर आके तो कर ही लोगे ना, मैथ प्लस का हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया 150। ठीक है, यहाँ 3 लगा, यहाँ 150 है, तो हमारे पास V भी क्या आ गया? 150। सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हमने। ठीक है, अब देखो हमें पीवी रेशो निकालनी है 150। ठीक है, 150 लिख रही हूँ शॉर्ट में, डिवाइडेड बाय एस, 5 पे चला गया तो ये 50% आ गई। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 50% आ गई पीवी रेशियो। कर दो यहाँ पुट, 50% है तो 100, ये 2, सीधा आ गया हमारा 120। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सभी को पता होगा, क्लास 11 बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन है ये। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके बीच में है? मेंबर्स के और कंपनी के बीच में। सी आंसर। ग्रेकुनाल थ्योरी ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये तो देखो नाम ही दे रखा है ग्रेकुनाल थ्योरी। किसने दी थी? ग्रेकुनाल। अच्छा, 2 ऑप्शन दे दिए, ये कौन से बेवकूफ है? ये सियाने हैं HSSC वाले, ये देखो एस्टेट वाले, देखो 2 ऑप्शन है। चलो देखते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल किसने दिया? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? देखो, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि एक मैनेजर अपने अंडर में कितने सबॉर्डिनेट्स को रख सकता है। ठीक है, उसके कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसकी जो ये दिया था BA ग्रेकुनाज ने। ठीक है, देखो फुल फॉर्म नीचे है, देख लेना। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, लाइबिलिटी कैसी होती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में? क्लास 11 बिजनेस स्टडी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, डिपेंड ऑन मेंबर्स विल, लिमिटेड। देखो कैसी लाइबिलिटी होती है? लिमिटेड। इसके साथ साथ और क्वेश्चन भी देखो, पार्टनरशिप में कैसी होती है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में, कंपनी में कैसी होती है? लिमिटेड। ठीक है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, कंपनी में लिमिटेड, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड। ठीक है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ अबेल बिजनेस डेफिनेशन। देखो अबेल ने मॉडल दिया, 3D मॉडल कहते हैं बिजनेस का, उसमें इन्होंने 3 बातें बताई। कहते हैं कि सबसे पहले अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना या कुछ भी बना रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर कौन है। पहले तो आप किसको सर्व करोगे। ठीक, आपको पता चल गया आपने इसको सर्व, इस कस्टमर को, एरिया को या इस कस्टमर को सर्व करना है, तो फिर उनकी क्या देखो? कस्टमर की नीड देखो, उनको जरूरत किस चीज की है। फिर उस जिस चीज की उनको जरूरत है, टेक्नोलॉजी देखो कौन सी लगाओगे, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन कर दो और उनको दे दो। ठीक है, ये देखो सबसे पहले आप देखो कस्टमर ग्रुप, आपका ग्रुप कौन सा है, आपके कस्टमर कौन से हैं। ठीक है, फिर आप देखो उनको नीड किस चीज की है, फिर उस नीड को पूरा कैसे करोगे आप? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नीड, ग्रुप, टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या नहीं है? देखो ग्रुप भी है, कस्टमर फंक्शन या नीड भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तो क्या आएगा? रिटेलर ग्रुप। ये डिफरेंट है। नेक्स्ट है गिफन पैराडॉक्स अकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिफन गुड्स क्या होते हैं। गिफन गुड्स वो होती हैं जिनको आप कह सकते हो लो प्राइस गुड्स। ठीक है, लो प्राइस कह सकते हो, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट कह सकते हो, इनको वैसे सिंपल लैंग्वेज में कहो चीप प्रोडक्ट होते हैं, जो सस्ते चीप प्रोडक्ट होते हैं वो होती हैं गिफन गुड्स। ठीक है, इनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है? देखो पहले पता होना चाहिए आपको इनकम इफेक्ट क्या होता है। देखो 2 गुड्स हैं हमारे, सपोज नॉर्मल गुड्स और ये हैं गिफन गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में कैसे क्या होता है? जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है ना, तो हम इनकी डिमांड भी क्या करते हैं? इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, दोनों एरो अप जा रहे हैं, अप जा रहे हैं दोनों एरो, तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। गिफन गुड्स में केस में क्या होता है? गिफन गुड्स मीन्स चीप प्रोडक्ट है। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम उनको क्यों लेंगे? भाई देखो जॉब लगी है स्टेट की 50, ठीक है
टेट क्वालिफाई हो गया, जॉब लगी, 50,000 सैलरी आ रही है, क्यों लोगे? बढ़ा दो भाई अपनी डिमांड, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड क्या करेंगे, गिफन गुड्स की कम करेंगे। कौन सी गुड्स लेंगे फिर हम? सुपीरियर गुड्स, ब्रांड डालेंगे, ठीक है, ब्रांडेड, ठीक है। इनकी डिमांड क्या होगी, देखो ये एरो अप, ये एरो डाउन, तो इनका रिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो इनकम इफेक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव देखो किस में दे रखा है, इसी में ही दे रखा है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है ग्रेटर देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये देखो, देखो ये टेबल बनी हुई है। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव, ये मैंने बता दिया। इंटीरियर का भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव। क्यों? इनकी जगह पे अगर इनकम बढ़ गई हमारी, ये नहीं लेंगे हम फिर गिफन गुड्स, हम क्या लेंगे फिर, सुपीरियर गुड्स लेंगे, ठीक है। अब जो इफेक्ट होगा, देखो इसमें इनकम मैंने ये इसलिए बताया है, अब की बार ये पूछा हो सकता है, ये पूछ ले, जो इसमें इनकम इफेक्ट होता है वो लेस देन होगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के, और इसमें इनकम इफेक्ट होता है वो होगा ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के। ये आपने इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व में किया होगा, सल्टस्की की और हिक्स की अप्रोच, ये वो है। द मैनेजमेंट रोल अप्रोच डेवलप्ड बाय, मैनेजमेंट रोल अप्रोच किसने दी थी, ये दी थी, देखो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये एस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिया था हेनरी मिंटबर्ग ने। इसने कितने रोल बताए थे, 3 रोल बताए थे, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। फिर आगे उनके पार्ट बताए थे, देखो 3 रोल है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल, फिर आगे उनके पार्ट्स हैं। अब एक क्वेश्चन तो ऐसे आ गया, अब एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो उसने क्या किया, एक क्वेश्चन में ये फिगर हेड दे दिया, ऑप्शन में लीडर दे दिया, और सपोज ये मॉनिटर दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया ऑर्गेनाइजेशन, और फिर पूछ लिया कि हेनरी मिंटबर्ग ने जो 10 रोल्स दिए थे उनमें से ये कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, इस टाइप से भी फ्रेम हो सकता है। The Exim Bank of India was set up in here. Exim means EX means export, IM means import. Export Import Bank of India कब सेटअप हुआ, 1982 में। देखो आपको ना कुछ ईयर्स लर्न करने पड़ेंगे, तो लर्न करने पड़ेंगे आपको, कौन सा बैंक कब आया, किस ईयर में आया, कौन सी कमेटी, थोड़ा बहुत कमेटी के नाम, थोड़े बहुत फुल फॉर्म्स, ये मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, मैं बनाऊंगी नोट्स और उस पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी मैं इनके। इफ ए बिल इज एक्सेप्टेड ऑन 23 नवंबर, एक बिल लिखा गया 23 नवंबर को, एक्सेप्ट हो गया, कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, तो उसकी ड्यू डेट पूछ रखी है, देखो 23 नवंबर, 2 मंथ ऐड कर दो, 2 मंथ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, दिसंबर, जनवरी, क्या आ गई डेट हमारे पास, 23 जनवरी। प्लस में हमेशा ऑलवेज क्या करेंगे, इसमें 3 डेज किसके जोड़ेंगे, ग्रेस पीरियड जोड़ेंगे ना, बीआर का क्वेश्चन है, +1 अकाउंट्स, इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 डेज ग्रेस पीरियड के जोड़ेंगे। तो अब इसमें 23 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 26 आ जाएगा, है ना, सीधा कर देती हूँ, ये आ गया 26, क्या आया, 26, ठीक है, 26। अब सबको पता है 26 जनवरी को क्या है, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे है तो क्या हॉलीडे होगी, नेशनल हॉलीडे है, तो पेमेंट कब होगी, एक दिन पहले, यानी कि January 25 को, ठीक है, ये कब होएगी, थर्ड आंसर 25 जनवरी, ठीक है। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, का कौन सा सोर्स नहीं है, फॉर्मर इंप्लॉइज, पहले वाले इंप्लॉइज को ले लो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैंपस सिस्टम कहते हैं कि कंपनी वाले क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे और वहाँ पे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कैंपस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी ले सकते हैं, जिनको जॉब चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो कंपनी वाले भी कई बार क्या करते हैं, जिनको चाहिए होते हैं पर्सन, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जाके ले सकते हैं, ये तो रिक्रूटमेंट के टाइप हैं। क्या सोर्स नहीं है, इंटेलिजेंस टेस्ट, टेस्ट किसका है, ये है सिलेक्शन का। नेक्स्ट है द नाफ्ता इज एन ट्राइलेटरल, ट्राई, ट्राई मींस 3, ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए नाफ्टा की फुल फॉर्म, नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा कब आया, 1 जनवरी 1994 में आया नाफ्टा, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री थी, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, फर्स्ट आंसर, ठीक है। ये क्या होता है, ये एग्रीमेंट में इन्होंने ये किया, इन तीनों कंट्रीज ने मिलके, कि हम आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस ये हटा देते हैं, ठीक है, जैसे कोटा लगता है, टैरिफ लगता है, टैक्सेस वगैरह सारे ये हटा देते हैं और फ्री ट्रेड करते हैं आपस में ये कंट्रीज, ठीक है, इन्होंने आपस में डिसाइड किया ऐसा। उसके बाद नेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय एंड मैनेजमेंट, ये थोड़ी मिस्टेक लग रही है, एक बार हिंदी में देखती हूँ, श्रम संघ एवं प्रबंध द्वारा, इसमें यहाँ ट्रेड यूनियन आएगा, बाय ट्रेड यूनियन, देखो
नेगोशिएशन कर रहा है कौन, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट कर रही है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? देखो, ट्रेड यूनियन क्या चाहेगी, वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा सैलरी दी जाए। मैनेजमेंट क्या कहेगी, हम नहीं देते, तो आपस में क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है, बार्गेनिंग करेंगे आपस में दोनों एक दूसरे से, और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि हम ये देंगे, ठीक है। दोनों दोनों का डिसाइड हो जाता है, एक तो उसको कहते हैं बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसको कहते हैं सौदेबाजी। Goods purchased from Ram rupees 10,000 has been posted as rupees 1,000 to his personal account, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से, 10,000 से डेबिट, किससे परचेज किया, टू राम, कितने का, 10,000 का, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, +1 अकाउंट्स का, इन्होंने क्या किया, 1,000 शो कर दिया, राम के अकाउंट में कितने शो कर दिए, 1,000, जबकि करने कितने चाहिए थे, 10,000। तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई करें, 9,000 और डाल दो उसके अकाउंट में, सिंपल, ये देखो, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक